जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम मुक्तिबोध की रचना एक साहित्यिक डायरी को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस रचना से प्रश्न तो बहुत कम बनते हैं और जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, इसके फैक्ट को समझने में दिक्कत आती है और कौन से फैक्ट इसके महत्वपूर्ण है कौन से नहीं है, इसको लेकर भी एक बड़ी दुविधा रहती है जब इसको पढ़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नेट जे वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। और क्लास को लाइक जरूर करना है। आप क्लास को लाइक किए बिना अगर वीडियो को देखते हो तो ये गलत बात है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना है और क्लास कैसी लगी इसका कमेंट करना है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। और इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1917 में। कहां पर? ग्वालियर में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1964 में। शिक्षा की बात करें दोस्तों तो इन्होंने हिंदी से एमए कर रखा था। ठीक, हिंदी से एमए। एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी श्रीकांत वर्मा ने प्रकाशित की। तो दोस्तों, लिखी तो ये मुक्तिबोध जी ने है, लेकिन इसको प्रकाशित किसने करवाया? श्रीकांत वर्मा ने। तो पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुक्तिबोध द्वारा समय समय पर लिखे गए पत्रिकाओं में स्तंभ का संकलन है यह। मुक्तिबोध ने क्या किया था कि पत्रिकाओं में अपने स्तंभ निकाले थे। ठीक, समय 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 पर अलग अलग स्तंभ निकाले थे मुक्तिबोध ने। उन्हीं स्तंभों को लेकर इन्होंने, किसने? श्रीकांत वर्मा ने एक पुस्तक बनाकर उसको प्रकाशित करवा दिया। उसी का नाम है एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। किसे सौंपी थी? श्रीकांत वर्मा को। और वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि में कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी। पहले संस्करण में नहीं थी। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों ही पहले संस्करण में कौन कौन से शीर्षक नहीं थे? कौन कौन से शीर्षक नहीं थे? कुटुयान और काव्य सत्य तथा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये दो शीर्षक पहले संस्करण में नहीं थे। ये सारी डायरियां सन 1957, 58 और 60 में वसुधा नामक पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। और कहां से निकलती थी वसुधा नामक पत्रिका? जबलपुर से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे स्तंभ कब प्रकाशित हुए थे? 57, 58 और 60 में वसुधा नामक पत्रिका से, जो कहां से निकलती थी? जबलपुर से। आगे देखो, श्रीकांत वर्मा प्रस्तावना में लिखते हैं कि डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियां भी तिथिवार डायरियां होंगी। दोस्तों, डायरी लिखने की परंपरा में क्या होता है कि हमारे साथ जो घटना घटती है तिथिवार, आज के दिन जो घटना घटी उसको हम डायरी में नोट कर लेंगे। फिर कल जो हमारे साथ घटना घटेगी तो उसको अलग तिथि के साथ उसको नोट करेंगे। लेकिन इस डायरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी तिथि का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर केवल कुछ विचारों को जो स्तंभ बनाकर प्रकाशित करवाए थे मुक्तिबोध ने पत्रिकाओं में, उनका संकलन श्रीकांत वर्मा ने किया है। तो उस तरह की डायरी समझने का इसको अक्सर लोग भूल करते हैं कि ये भी तिथिवार होने वाली डायरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन वास्तविकता यह है कि
एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। तो वसुधा के पहले ये स्तंभ किसमें निकले? नया खून नामक पत्रिका में। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध हैं को शामिल करने का उनका उद्देश्य ही यही था कि वे न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्यिक मानते थे और न साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वास्तव में जैसा कि श्री अदीन ने लिखा है कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। तो किस सत्य की खोज है उसकी डायरी, मुक्तिबोध की डायरी, कि जिसके आलोक यानी उसके प्रकाश में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। तो ये प्रस्तावना किसने लिखी? श्रीकांत वर्मा ने। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, प्रस्तावना किसने लिखी एक साहित्यिक की डायरी की? श्रीकांत वर्मा ने। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नामवर ने मुक्तिबोध के बारे में क्या कहा? नामवर ने कहा कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी। तो ये कथन किसका? ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये नामवर का कथन है। किसका कथन है? नामवर का। मुक्तिबोध की कविताओं में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को किसकी कन्या कहा है? अनुभव की कन्या। ठीक, अनुभव की कन्या। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा है मरणोपरांत प्रकाशित रचना, इसका संकलन श्रीकांत वर्मा ने किया। तो दोस्तों एक तो एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन किसने करवाया? श्रीकांत वर्मा ने। और एक और रचना जो श्रीकांत वर्मा ने प्रकाशित करवाई संकलित करके, वो कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा था। श्रीकांत वर्मा ने क्यों करवाई? क्योंकि प्रकाशित होने से पहले ही मुक्तिबोध की मृत्यु हो चुकी थी। अगले मुख्य पॉइंट देखेंगे दोस्तों। इनके शीर्षक की बात करें, इस डायरी के जो शीर्षक हैं या अध्याय हैं, कितने हैं टोटल? 13। कौन कौन से? तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो ये 13 शीर्षक जो इस डायरी में हमको देखने को मिलेंगे। इसके जो कुछ पात्र हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से पात्र का जिक्र आता है इसमें। एक तो लेखक आता है, एक केशव आता है, एक वीरकर आता है, एक यशराज, एक मित्र नाम से वो इन स्तंभों को छपवाता है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी पात्र हैं सभी काल्पनिक पात्र हैं। कैसे पात्र हैं? सभी काल्पनिक पात्र हैं। काल्पनिक पात्र हैं। काल्पनिक पात्र हैं। मुक्तिबोध क्या करता था? उसके मन में जो विचार आता था उन विचारों को संवाद के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वो किसी एक पात्र का निर्माण कर लेता था काल्पनिक रूप से। और
संवादों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए वह पत्रिका में प्रकाशित करवाते थे। ठीक, तो ये सभी पात्र कैसे हैं? काल्पनिक। श्रीकांत के बाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इस पुस्तक का सन 2000 में दोबारा प्रकाशन किया गया। तो पहला प्रकाशन तो श्रीकांत वर्मा ने किया और उसके बाद में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा सन 2000 में इसका दोबारा प्रकाशन किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब इसके शीर्षकों को बारी बारी से पढ़ेंगे और जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको देखेंगे। पहला शीर्षक है तीसरा क्षण। इसमें काव्य तत्व एवं फैंटेसी पर बात की गई है। तो पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि आज से 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल जंगल घूमने जाया करते थे। तो कौन कौन? मुक्तिबोध का मित्र कौन है? केशव, जो कि काल्पनिक मित्र है। और ये दोनों जंगल जंगल घूमने जाया करते थे, पहाड़ पहाड़ चढ़ा करते थे, नदी नदी पार किया करते थे। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था। तो दोस्तों एक तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, केशव की उम्र कितनी बताई गई है? 15 वर्ष। केशव की उम्र कितनी बताई है? 15 वर्ष। किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता था। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता था। केशव ने ही बहुत बहुत पहले मुझे बताया कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना किसे कहते हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का ज्ञान मुक्तिबोध को किसने दिया था? केशव ने। फिर भी मैं केशव के प्रति विशेष विशेष उत्साहित नहीं था। मुझे प्रतीत हुआ कि वह मेरे प्रति अधिक स्नेह रखता है। वह मेरे पिताजी के सदैव मित्र का लड़का था। तो यहाँ पर एक और फैक्ट बताया है मुक्तिबोध जी ने। केशव कौन था? केशव मुक्तिबोध के पिता के मित्र का लड़का था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। केशव मुक्तिबोध के पिता के मित्र का लड़का था, इसलिए उसके वहां मेरा काफी आना जाना था। उसका गणित विषय अच्छा था। तो केशव का एक और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, केशव का गणित विषय जो था वो अच्छा था। और अक्सर मुक्तिबोध जी इनसे अब गणित विषय के बारे में पूछते रहते थे, ऐसा बताने का प्रयास इस क्षण में की गई है। ठीक, आगे देखो। वह मुझसे पंडिताओं भाषा में कह रहा था, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है या उससे जुड़ जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक यानी अलग तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक हो जाते हैं, तब सौंदर्य भावना की उद्भावना होती है, यानी सौंदर्य भावना पैदा होती है। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, निज यानी स्वयं का, पर यानी दूसरों का, स्वपक्ष यानी खुद का पक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। तादात्म्य यानी एकता, एक लय। ठीक, तादात्म्य उत्पन्न होता है। और उसके भावों की गंभीरता कुछ ऐसी थी, चेहरा उसने इतना सीरियस बना रखा था कि मुझे अपनी हंसी दाब देनी पड़ी। जब ऐसी बातें कौन कर रहा था? केशव कर रहा था। तब मुक्तिबोध जी को हंसी आने लगी थी। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। तो केशव की शब्दावली मुक्तिबोध को अच्छी नहीं लगती थी, यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
मैंने कहा, किसने कहा? मुक्तिबोध ने। मैं तो लेखक की हैसियत से ही सौंदर्य की व्याख्या करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं लेखक को कोई बहुत ऊंचा स्थान देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं वहां अपने अनुभव की चट्टान पर खड़ा हुआ हूं। आगे देखो, इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं? इस प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखें। यदि हमने क्षेत्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति अतिव्याप्ति के दोषों से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा, यदि उसे व्याख्या कहें तो लेखक कहते हैं कि मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की सौंदर्य की परिभाषा केवल कविता, और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। मैंने उत्साह से कहा, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। मुक्तिबोध जी ने कला के कितने क्षण बताए हैं? 3 क्षण। यहां पर यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कला के कितने क्षण बताए हैं मुक्तिबोध ने? 3 क्षण। यदि उनमें जरा सी भी भीतरी कमजोरी रही, तो चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदना क्षमता की या संवेदना क्षमता की हो, कृति पर उसका तुरंत प्रभाव होगा। यानी भीतरी कमजोरी हो या फिर अपने संवेदना क्षमता की हो कमजोरी, तो उसका क्या होता है कि रचना पर प्रभाव पड़ता है। वह मेरी बात सुनकर देर तक सोचता रहा। मैं भी चुप ही बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, अपनी बात स्पष्ट करो। मैंने तब जवाब दिया, कला का पहला क्षण है। क्या बताया? पहला क्षण कला का जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। तो दोस्तों, पहला क्षण कौन सा है? यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कला का पहला क्षण कौन सा है? जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव। तो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है जो हमें बहुत गहरा अनुभव दे के जाती है, बहुत गहरी छाप छोड़ के जाती है, तब कहीं जाकर हमारे भीतर संवेदना का जन्म होता है, और वही कला का पहला क्षण है। तो इसमें बताया है कि जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव कला का पहला क्षण है। ठीक। दूसरे क्षण कौन सा है? दूसरा क्षण बताया है, लेखक ने क्या बताया है कि इस अनुभव का अपने कसकते देखते हुए मूलों से पृथक हो जाना। इस अनुभव का अपने कसकते देखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तो लेखक दूसरे क्षण में मुक्तिबोध जी ने बताया है, पहला क्षण तो क्या है? घटना का तीव्र अनुभव। दूसरा क्षण क्या है? कि जो अपने साथ घटा है उसको हम एक विस्तृत स्तर पर घटते हुए अनुभव करते हैं, उसको हम सभी का दुख, सभी का अनुभव मानते हुए फिर उस पर हम कविता लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक। अगला जो क्षण बताया है, पहला क्षण तो है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव। दूसरा क्षण कौन सा है? इस अनुभव का अपने कसकते देखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तो दूसरा जो ये क्षण है आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही क्षण आपको ध्यान में रखना है।
और तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक गतिमानता। तो दोस्तों, पहला क्षण बताया जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव, जब हमें कोई अनुभव होता है। फिर दूसरा क्षण क्या बताया, जब हम उस अनुभव को खुद से अलग करके सभी से जोड़कर देखते हैं और उसको अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देखते हैं, कुछ ऐसा प्रकार अनुभव मन में अपने कल्पना करते हैं, तो उस घटना की हम एक अलग ही फैंटेसी का निर्माण कर लेते हैं उस घटना से संबंधित। तो दूसरा क्षण के अंदर आता है घटना को अपने से अलग करके सभी से जोड़कर एक अलग फैंटेसी का निर्माण करना। अब तीसरे क्षण के अंदर क्या आता है, उस घटना को शब्दों में बांधने की प्रक्रिया ही तीसरे क्षण के अंदर लेखक ने बताई है। तो इस तरह कला के 3 क्षण मुक्ति बोध जी ने बताए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न दे देगा, निम्न में से कौन सा कला के क्षण के अंतर्गत नहीं बताया लेखक ने, तो 3 दे देगा और एक अलग देगा, उसको आपको चुनना पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। पहले तो मैं इस उलझन में रहा कि उसका स्वागत करने स्टेशन जाऊं या घर की मनुष्यत दूर करने के उपाय खोजूं। क्या होता है, एक बार लेखक के घर पर उसका मित्र आता है और मित्र अचानक ही उससे कहता है कि बस मैं पहुंच ही गया हूं, अभी आप स्टेशन पे आ जाओ मुझे लेने। ठीक, तो लेखक उस समय क्या कहता है, पहले तो मैं इस उलझन में रहा कि उसका स्वागत करने स्टेशन जाऊं या घर की मनुष्यत दूर करने के उपाय खोजूं, किंतु दयालु पत्नी ने जब घर का विद्रूप दूर करने का आश्वासन दिया तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली। अगर केशव को मेरे यहाँ आना ही था तो तार से पहले सूचना देनी थी, जिससे हमें बड़ी सहूलियत हो जाती। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुक्तिबोध जी कहते हैं कि संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है। संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है, ये कथन आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बन जाएगा कि संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है, यह पंक्ति कौन सी रचना से ली गई है, तो कौन सी रचना से ली गई है ये पंक्ति, एक साहित्यिक की डायरी से। विशेषकर वह जिसने मुझे पहले बहुत अच्छी सुघर संपन्न और सुव्यवस्थित स्थिति में देखा हो। यानी ऐसा अक्सर होता है कि दोस्तों बरसात का टाइम हो, हमारे घर पर किसी एक और व्यक्ति के लिए रुकने की व्यवस्था न हो और ऐसे समय में कोई मेहमान आ जाए, तो उस समय तो मेहमान भी हमें बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश में खुद परेशान, ऊपर से किसी एक व्यक्ति को घुसने के अंदर जगह नहीं है और ऊपर से मेहमान आ जाए, तो उस समय बहुत बुरा लगता है। ठीक, तो संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है, विशेषकर वह जिसने मुझे पहले बहुत अच्छी सुघर संपन्न और सुव्यवस्थित स्थिति में देखा हो। लेखक यहाँ पर यह भी कहता है कि जिसके सामने पहले मैं सूट बूट में रहता हूँ, मेरी स्थिति एक ऐसी बहुत अच्छी हो, लेकिन जब मेरी स्थिति बिगड़ जाए और फिर मैं किसी के सामने जाऊं, तो प्रत्येक व्यक्ति की ये स्थिति होती है कि उसे संकोच होता है उस व्यक्ति के सामने जाने से जिसके सामने पहले वो अच्छी व्यवस्था में दिखाई देता था। ठीक, आगे देखो। फिर उसने बल देते हुए कहा, किसने? लेखक के मित्र ने, एक बात निश्चित है, सौंदर्य सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। सृजन प्रक्रिया से हटकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाती है। यानी सौंदर्य को का जो सौंदर्य कब प्रतीत होता है हमें, सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन की प्रक्रिया से है। जब कोई वस्तु बनती है तो वह सौंदर्य का रूप तभी धारण करती है जब वो बन जाती है। ठीक, सृजन प्रक्रिया से हटकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाती है। वह कहता गया, प्राकृतिक सौंदर्य या नारी
सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। इसलिए फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती है। तो एक तो फैक्ट ये भी ध्यान में रखना है आपको कि फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती हैं। एक और फैक्ट है, कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। तो ये कथन भी आ सकता है पेपर में कि जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। यह पंक्ति कौन सी रचना से ली गई है? तो एक साहित्यिक की डायरी से। अध्याय के अन्य प्रमुख बिंदु, कुछ और प्रमुख बिंदु देखते हैं। यह सच है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंटेसी बदलने लगती है। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। तो कला का कौन सा क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण माना है? कला का तीसरा क्षण। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। अगला फैक्ट देखो, कला के तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जोरों से गतिमान होती है। कलाकार को शब्द साधना द्वारा नए नए अर्थ स्वप्न मिलने लगते हैं। आगे देखो, कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुसंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। कौन? फैंटेसी। तो यहाँ पर फैंटेसी की बात की गई है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है, और जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है भाषा तथा भाव के बीच। तो मूल द्वंद्व कला के तीसरे क्षण में किसके बीच है? एक तो भाषा के बीच और भाव के बीच। द्वंद्व ऐसा रहता है कि अपने भाव को इस भाषा में किस प्रकार व्यक्त किया जाए, इसी का द्वंद्व चलता रहता है। ठीक। अगला शीर्षक क्या है? लंबी कविता का अंत। कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की, उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा। उसके अंत पर जितना अधिक सोचता गया, मुझे लगा कि उस कविता को और बढ़ाना होगा, कि वह अपने आप ही बढ़ जाएगी। मुझे उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई को देख भय सा जान पड़ा। भय इसलिए कि इतनी प्रदीर्घता हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता, और जो छोटी होती हैं वह वास्तव में छोटी न होकर अधूरी होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लेखक ने कहा है कि मैं छोटी कविताएं नहीं लिख पाता, और वास्तव में जो कविताएं छोटी होती हैं वे अधूरी होती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पर लेखक का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, और इस प्रकार की न मालूम कितनी ही कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी हैं। उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती, यही मेरी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी यानी दुख है, यही मेरा दुख है। ठीक। तो लेखक की ट्रेजेडी क्या है? कि वे छोटी कविताओं को अंतिम रूप नहीं दे पाते। ठीक। विवेकानंद ने एक बार यह भी कहा था, मैं एक समाजवादी हूं, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। यानी अपने पास रोटी न होना इससे अच्छा है आधी रोटी का होना। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी और उनमें अभाव ही पाए गए हैं। तो विवेकानंद ने समाजवादी व्यवस्था को अच्छा बताया है। ठीक। आगे देखो, अगला फैक्ट देखिए। यह सही है
कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर आधुनिकतावादी है, लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूं और अब जल्द ही खुर्राट हो जाऊंगा। मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से भयभीत हैं, डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतारकर नया बुस्कोट धारण कर रहे हैं। आज से कोई 25-30 साल पहले ये हालत थी कि नया लड़का मूछें ऊंचे रखकर और दूसरे तौर तरीकों से अपने को बुजुर्ग जैसा गंभीर बनाए रखना चाहता था। तब जब लेखक ने ये लिखना आरंभ किया, तब उससे 25-30 साल पहले कोई नया लड़का एक तरह से गंभीर रूप से दिखना चाहता था, और लेकिन आज क्या हो गया, आज जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नए लड़कों की तरह दिखना चाहते हैं। ठीक, आज स्थिति पलट गई है। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है, उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने ही किया है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दिए, उनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, भ्रष्टाचार को उदय करने का कारण बुजुर्गों को माना है लेखक ने। बुजुर्गों ने यानी अपने से जो पहले लोग थे उनको कारण माना है, और उनको अपनी उम्र की अपेक्षा बुजुर्ग बताया है जो उनसे पहले थे। तो जो जिन्होंने व्यवस्था शुरू की थी भ्रष्टाचार की, तो उन्हीं को बुजुर्ग कहा लेखक ने। तो बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा हाथ है भ्रष्टाचार और ऐसी अव्यवस्थाएं पैदा करने में। अगर हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों यानी युवाओं की श्रद्धा नहीं रही, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे अनास्थावादी हैं, बल्कि यह कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पद नहीं रहे। यानी लेखक कह रहा है कि अगर नए जो लड़के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे सम्मान करना नहीं जानते, इसका मतलब ये है कि वो सम्मान के लायक ही नहीं हो। ठीक, और अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। अनास्था आस्था की पुत्री है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अनास्था किसकी पुत्री मानी है लेखक ने? आस्था की। आस्था से ही अनास्था का जन्म होता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेखक ने कहा है कि आस्था से ही अनास्था का जन्म होता है। यह नहीं कि आज का कथा साहित्य, अगला फैक्ट देखो, कि यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ, अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियों और उपन्यास गढ़ना चाहता है। ठीक, तो लेखक कह रहा है कि अपनी बुराइयों को छोड़कर लोग दूसरों की बुराइयों पर लिखना चाहते हैं, जबकि लिखना किस पे चाहिए? अपनी बुराइयों पर और सामाजिक बुराइयों पर, लेकिन काल्पनिक चीजें लिख रहे हैं लोग। ठीक, ऐसा कहा है। एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है। भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वह दूर हटना चाहता है, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। तो ये इस तरह के कथन है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सी रचना से है ये? एक साहित्य की डायरी से है। आगे देखो, बंगला रहस्यमय है। यहां पर बंगले को प्रतीक बनाकर जो बात कही है उसको पढ़ेंगे हम। बंगला रहस्यमय है, वह सूना है, वह सूना है यानी खाली है, उसमें कोई नहीं है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है। एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता के अंत में बताया जाता है कि इस बंगले की सीढ़ियां जमीन के भीतर चलती है। वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है। तो बंगला किसका प्रतीक है? सत्ता का, अर्थवादिनी सत्ता का
लोभ लालच वाली सत्ता का। बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है, यानी वहां नैतिकता नहीं बची है। सभी काम उल्टे सुल्टे काम वहां पर होते हैं। ईमानदारी वहां पर नहीं चलती, बुराई वहां पर चलती है उस बंगले में। और बंगला क्या है? राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक सत्ता की जो व्यवस्था है उसे बंगले के नाम से, बंगले का प्रतीक दिया है। ठीक। और इस हत्याकांड से सब लोग परिचित होते हुए भी चुप हैं, क्योंकि वे सब उस बंगले की सत्ता में, सत्ता से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। यानी जो सरकार से जुड़े होते हैं वो कभी भी बुराई का विरोध नहीं करते, उस सत्ता की बुराई का विरोध नहीं करते। ठीक। सोचता हूं कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता को किस कहानी का रूप दे दूं। संभव है कहानी की कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपए दे दे। इससे मैं अपने मित्रों के सामने यह सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूं और रुपया कमा सकता हूं। कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूंगा। क्यों? ठीक है ना? तो इस तरह ये वाला शीर्षक यहीं पर खत्म। अब अगला शीर्षक देखते हैं, डबरे पर सूरज का बिंब। इसमें फैक्ट देखते हैं। लेखक को सड़क पर एक व्यक्ति मिलता है। उसकी शर्ट पीठ के पसीने से तरबतर थी, बाल अस्त व्यस्त थे। तत्काल ही निर्णय, उस व्यक्ति को देखकर, उसकी हालत को देखकर लेखक ने तत्काल निर्णय लिया कि वह सरकारी दफ्तर से लौट रहा है। वह मुझे फर्स्ट क्लास सूट बूट में देख सिर्फ आगे बढ़ जाना चाहता है। तो प्रश्न यहां पर ऐसे भी बन सकता है कि लेखक ने शर्ट, पीठ के पसीने से भीगी शर्ट और बाल अस्त व्यस्त देखकर एक व्यक्ति को कहां से आता हुआ अनुमान किया था। तो कहां से आता हुआ अनुमान किया था? सरकारी दफ्तर से। उन्होंने, लेखक यहां पर सरकारी दफ्तर की जो हालत है वो बताने का प्रयास किया है कि सरकारी दफ्तर में किस तरह ढेर सारा काम करवा के लोगों की हालत खराब कर दी जाती है, उसी का जिक्र यहां पर किया है। वह मुझे फर्स्ट क्लास सूट बूट में देख सिर्फ आगे बढ़ जाना चाहता है। यहाँ दो व्यक्तियों के पहनावे और दिखावे की वजह से एक दूसरे के करीब न आ पाने की बात उठाई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें साहित्यिक आलोचना का प्रश्न उठाया गया है इस शीर्षक में। आगे देखो, पुराने जमाने में भूखे व्यक्ति को अन्न देने से जितना पुण्य लगता था, आधुनिक काल में शायद उससे भी अधिक पुण्य श्रम से मलिन और थके हुए व्यक्ति को एक कप गर्मा गर्म चाय प्रदान करते हुए दो मीठी बातें करने से लग जाना चाहिए। तो लेखक को लगता है कि पहले के जमाने में किसी भूखे को रोटी खिलाने से जितना पुण्य मिलता था, आज के जमाने में उससे अधिक पुण्य किसी काम करते हुए मलिन व्यक्ति ने, जो थक गया है, काम करते करते पसीना आ गया है, उसको गंदा हो गया है, उस व्यक्ति को गर्मा गर्म चाय पिलाना और उससे दो मीठी बातें करने से बहुत पुण्य मिलना चाहिए, ऐसा इसने कहा लेखक ने। और इस अंतः प्रवृत्ति के अंदरूनी अंदरूनी धक्के के फलस्वरूप मैं ऑफिस से लौटते हुए उस व्यक्ति को आमंत्रण दे बैठा। तो लेखक यानी मुक्तिबोध उस व्यक्ति को अपने पास बुला लेता है चाय पीने के लिए। मैंने उससे कहा, आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। आजकल के जमाने में वह है आउट ऑफ डेट। तो सच्चाई को आज के जमाने में क्या कहा है लेखक ने? आउट ऑफ डेट। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये कथन, पूरा ही कथन आपको ध्यान में रखना है कि आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं बल्कि स्वयं सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वह ऐंठती नहीं है, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। आजकल के जमाने में वह आउट ऑफ डेट है। तो ये पूरा ही कथन आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जी। इसलिए सत्य जरा युयुत्स बने, वीर बने, तभी वह धक सकता है, चल सकता है, बिक सकता है। अगला फैक्ट देखो, सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है,
वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना को भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। आलोचक साहित्य का दरोगा होता है। तो ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। लेखक ने साहित्य का दरोगा किसे माना है? आलोचक को। आलोचक साहित्य का दरोगा होता है। वह आलोचक जितना ऊंचा उत्तरदायित्व सिर पर ले लेता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है, और सच्चा लेखक जितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता है, स्वयं को उतना अधिक तुच्छ अनुभव कराता आ रहा है। तो लेखक और आलोचक के बीच यहाँ पर अंतर बताने का प्रयास किया है। ठीक, आगे देखो, अगला शीर्षक देखिए क्या है? हास्य पर कुछ नोट्स। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का संबंध हृदय से होता है। तो यह ख्याल बिल्कुल गलत माना है। कथन बन सकता है कि लेखक ने एक साहित्यिक की डायरी में आलोचना का संबंध बुद्धि से माना है और श्रद्धा का हृदय से। तो गलत हो जाएगा कथन। बिल्कुल गलत माना है कि लेखक ने कहा है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से नहीं है और श्रद्धा का संबंध हृदय से नहीं है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बल्कि बुद्धि से उत्पन्न हुई थी, और उसी मार्क्सवाद की बहुत सारी आलोचना अंधी भावना से प्रेरित हुई है। किंतु इस सिलसिले में मैं यह भी कह दूं कि किसी भी व्यक्ति पर एकात्म श्रद्धा गलत है। तो लेखक यहां पर कह रहा है कि किसी व्यक्ति पर एकात्म श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, वो गलत होती हैं, जो कि आज के भारत में बहुत ज्यादा चल रही हैं। आज अंधश्रद्धा का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक, चाहे वे अपने माता हो या पिता। तो दोस्तों यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने खुद के माता पिता पर भी अंधश्रद्धा रखने से मना किया है। लेकिन आज के भारत में देखें दोस्तों, ऐसे ऐसे घटनाक्रम, ऐसे ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो अंधश्रद्धा का पहाड़ खड़ा किए हुए हैं। ठीक, तो पहले वे मनुष्य हैं, उनका अपना चरित्र है। कौन? किसी भी व्यक्ति पर श्रद्धा करने से पहले लेखक कहता है कि पहले तो वे मनुष्य हैं, उनका खुद का चरित्र है। इस चरित्र को देखने के लिए आवश्यक निर्मल तटस्थ भाव हमें चाहिए। आलोचना का कार्य वास्तव में सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। मैंने उससे कहा यानी अपने मित्र से कह रहा है, जो कि काल्पनिक है। मैंने उससे कहा, इसलिए कहता हूं कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया छोड़ दें। तो कितने प्रतिशत हाशिया छोड़ने की बात की है लेखक ने? 25-30%। किसके लिए? गलतियों के लिए। ठीक, गलतियों के लिए। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख लेना दोस्तों। गलतियों के लिए 25-30% हाशिया यानी खाली जगह छोड़ने, यानी ऐसी स्थिति रखनी चाहिए हमें कि अगर कोई घटना तुरंत अपना स्वरूप बदल लेती है तो हमें ये मौका रहे कि हम बिल्कुल इसके मतलब पूरी तरह से पक्ष में नहीं थे, हम थोड़ा बहुत हाँ नहीं के पक्ष में थे। ठीक, तो कहते हैं कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया छोड़ दें। अगर हम है के स्थान पर बोलें, हो सकता है, संभव है, कदाचित यह भी हो, इस तौर से बात करें और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की सीमा, साक्षात सीमाएं प्रत्यक्ष ज्ञान में रखकर, प्रत्यक्ष ध्यान में रखकर उतना मार्जिन अपने को और दूसरे को प्रदान करें तो बहुत सारे हृदयदाह समाप्त हो जाएं। यानी लेखक कह रहा है कि जब हम किसी बात पर अपने विचार प्रकट करें तो इस तरह होगा की जगह हो सकता है शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि लोगों के विचार में हम
लोगों के विचारों में हमारी जो कभी कभी कोई चीज बाद में जो गलत निकलती है तो हमारे प्रति उनका गलत नजरिया नहीं बनता। ठीक। हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ठीक। तो ये था इस शीर्षक में। अगला शीर्षक देखते हैं। सड़क को लेकर एक बातचीत। इसमें इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। मेरे ख्याल से जो शायद सही भी है कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। ये कौन सी रचना का कथन है? एक साहित्यिक की डायरी का। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी रचना का कथन है? एक साहित्यिक की डायरी का। अगला फैक्ट देखो। मैंने अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक वे जो खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं, वे कला कुशल भी हैं। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे में मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी हैं। तो एक तो वे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो कविता में काम कर रहे हैं। एक वे लोग हैं जिनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी वे कविता में काम कर रहे हैं। तो दो तबके काम कर रहे हैं नई कविता में। ठीक। दो तबके। नई कविता में आधुनिक भाव बोध के साथ आवेश को सही मानते हैं। तो आवेश को सही माना है, आधुनिक भाव बोध के साथ आवेश को सही माना है लेखक ने। ठीक। आगे देखते हैं। अगला जो शीर्षक है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। वे कह रहे हैं, कौन? उनके मित्र, लेखक के मित्र, कि मैं साल भर उनके साथ उनके घर पर रहूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं उनकी मुसाहिबी करूं, बस उनके दरबार में डटा रहूं। उन्हें मेरे समय की कोई कीमत नहीं है। कहने को तो उन्होंने ये कहकर रखा है कि मुझे उनकी बीवी को लॉजिक पढ़ाना होगा। तो क्या पढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पर? लॉजिक। दोस्तों मुक्तिबोध बहुत ही कठिन कला वाले व्यक्तित्व इनका है, बहुत ही कठिन कला वाला व्यक्तित्व। ये किसी बात को जब कहते हैं तो एक अलग ही प्रतीक बनाकर उसको हमारे सामने रखते हैं, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। तो बात क्या होती है और उसको किस प्रकार ये प्रकट करते हैं, ये इनका बहुत ही कठिन तरीका है प्रकट करने का, बहुत ही। ठीक। तो यहाँ पर भी ये किसी और के बारे में बात करें, लेकिन इन्होंने तरीका क्या निकाला? इस तरह बात करने का। ठीक। तो कहने को तो उन्होंने ये कहकर रखा है कि मुझे उनकी बीवी को लॉजिक पढ़ाना होगा। पहली बात तो यह है कि उनकी बीवी कभी लॉजिक पढ़ ही नहीं सकती। वे इलॉजिक की सीधी सादी मुस्कुराहट है। असल में मेरा पैसा यह होने वाला है कि मैं न सिर्फ मित्र की बल्कि उनकी पत्नी महोदया की भी हृदय गाथा सुना करूं। अब उन्हें कैसे कहूं कि मैं उनसे बचने के लिए तरकीब चलाता हूं, कई चालों एक साथ चला जाता हूं, कई चालें एक साथ चलता हूं। मैं वास्तव में उनसे घृणा करता हूं, क्योंकि उनके प्यार में एक नाटकीयता है, एक घनघोर आत्मबद्ध भाव है। स्पष्ट है कि उनकी बीवी को लॉजिक क्या पढ़ाऊंगा जब उन्हें देखते ही मेरे सिर पर एक इलॉजिक सवार हो जाता है। मुझ में न मालूम कैसी विरक्ति मितली आने लगती है, विरक्ति मितली आने लगती है। तो ये
उनकी बीवी को लॉजिक पढ़ाना नहीं चाहते। अगला जो शीर्षक है वो देखते हैं, नए की जन्म कुंडली। दोस्तों इस नाम से दो शीर्षक हैं, नए की जन्म जन्म कुंडली 1 और 2। तो इन दोनों शीर्षक को हम इसी में देखेंगे कि मित्र ने कहा कि सवाल पुरानी परंपरा को समाप्त करके नए मूल्यों की नई परंपरा स्थापित करने का है। पहले हम परंपरा के दास थे, आज हमारी हालत उससे भी खराब है, क्योंकि नई परंपरा के अभाव में इन अंतः प्रवृत्तियों के दास हो गए हैं। इन अंतः प्रवृत्तियों का चाहे जितना आदर्शीकरण किया जाए, वे मात्र व्यक्तिगत हैं, और इस समय तो नए मूल्य केवल बौद्धिक स्तर पर हैं। वे जीवन का अनुशासन क्या कर सकेंगे? यदि समाज की संस्कृति मुख्यतः बौद्धिक संस्कृति होती, वैज्ञानिक दृष्टि समाज की प्रधान दृष्टि होती, तो शायद कुछ सम्मान करना जानते। ठीक, तो अगला फैक्ट देखते हैं। लेकिन आज परिवार में वह परंपरा इतनी दृढ़ तो नहीं है, सिर्फ उसके अवशेष हैं, वे भी खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए कि मौजूदा औद्योगिक का गहरा सभ्यता का प्रभाव गहरे से गहरा हो रहा है। औद्योगिक सभ्यता का फिर भी इतना गहरा नहीं है कि व्यक्ति नवीन स्पंदनों में घुलकर जीवन में समाज मान्य नवीन दार्शनिक अनुशासन प्राप्त कर सके। हमने उस सामंतिकाय को तोड़ दिया, या यूं कहिए कि वह आप ही टूटती गई। परंपरा ने हमारे स्नान और भोजन से लेकर स्वास्थ्य रक्षा तक की ठेकेदारी की थी। अगला फैक्ट देखो, जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया, इसलिए केवल हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे। उस व्यापक उच्चतर सर्वतोन्मुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। क्यों? नया जीवन, नए मानव मूल्य, नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके। अगला जो शीर्षक है वो वीरकर नाम से है। वीरकर एक मझोले कद का आदमी है, हाई स्कूल का मामूली टीचर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। टीचर कौन है? वीरकर। टीचर खुद अपने में डूबा डूबा सा लग रहा था। उसने कहा, लेखक के स्वभाव में बहुत सा आदर्शवाद रहता है, या कहिए आदर्शवादी जिद रहती है। किसके स्वभाव में? लेखक के स्वभाव में। हम यह करेंगे, वह कतई नहीं करेंगे, किंतु समाज या समय लेखक को या अन्य को ऐसा विकल्प देता कब है? उन्नति की तिमंजली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, वह भी चक्करदार। उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेलम ठेल है। लेखक कहता है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके साथ नहीं, लेकिन परिस्थिति ने उसको यह विकल्प दिया ही कहां है। आगे देखो, अगला जो फैक्ट है, अगला शीर्षक में, विशिष्ट और अद्वितीय। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वक्त मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कि नई कविता अपनी
नई कविता उनकी अपनी है जो मिसफिट हैं, जो न आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं न बाह्य सामंजस्य। असामंजस्य और असंतुलन में से ही नई कविता का जन्म हुआ है और उसका तथाकथित और विद्रोह है वह भी व्यक्ति आधारित है। इसलिए वह भी गोबी के रेगिस्तान में किसी अनजानी खारी नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। तो इसमें यह कथन आपको ध्यान में रखना है कि असामंजस्य और असंतुलन में ही नई कविता का जन्म हुआ है। ठीक, नई कविता का जन्म किस में हुआ है? असामंजस्य और असंतुलन में। आगे देखो, कुटुयान और काव्य सत्य, अगला शीर्षक। उसने जवाब दिया, वह पारसी हैं, उसका नाम है कुटुयान। तो पारसी कौन है? कुटुयान। और कुटुयान एक महिला का नाम है यहां पर। ठीक, कुटुयान क्या है? महिला है। बचपन से अंग्रेजी तालीम, तो कुटुयान की बचपन से अंग्रेजी तालीम हुई है। मराठी भाषा विशुद्ध मराठी बोलती हैं वह। तो भाषा का भी ध्यान में रखना है। कौन सी भाषा बोलती हैं? कुटुयान मराठी भाषा बोलती हैं। ठीक, वह कहीं भी टीचर हो सकती थी। अनेक पारसी सज्जन जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं उसका साथ देते, मैंने कहा भी था, लेकिन उसने मात्र असमर्थता बताई। वह अपनी कौम से भागती रही है, उसके कारण भी हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मित्र ने आगे कहा, यह ठीक है कि कृष्ण मुरारी शुक्ल आज उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। कुटुयान और शुक्ल के बीच यह तय भी हो गया कि ठीक 10 महीने के भीतर वह अपनी बड़ी बहन की शादी कर देगा। अब यहां पर क्या है? जाति प्रथा की बात हो रही है कि कृष्ण मुरारी शुक्ल तो ब्राह्मण हैं और इधर ये पारसी हैं, दोनों आपस में प्रेमी हैं और उनका विवाह अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण मुरारी की बड़ी बहन की शादी अभी नहीं हुई। इसलिए कुटुयान और कृष्ण मुरारी शुक्ल आपस में शादी नहीं कर रहे, क्योंकि बड़ी बहन की शादी से पहले उन्होंने शादी कर ली तो समाज में उनकी थू थू हो जाएगी। दूसरी जाति में शादी करने के कारण समाज में उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक, और हो सकता है जिससे उसकी बड़ी बहन की शादी में अड़चन पैदा हो। इसलिए उसने, कृष्ण मुरारी शुक्ल ने ये कहा है कि 10 महीने के भीतर वो अपनी बड़ी बहन की शादी कर देगा, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। कुटुयान और कृष्ण मुरारी की ये बातें थी। ठीक, उसके बाद शुक्ल पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम शुक्ल को जानते हो, कान्य कुब्ज जाति है। अगर उसने बहन की शादी के पहले अपना विवाह कर लिया तो बड़ी बहन की शादी में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरे समाज में इस पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। अगला फैक्ट देखो, उसने अपना निवेदन जारी रखा, असल में साहित्य एक बहुत धोखे की चीज हो सकती है। वह एक विशाल वंचना स्वप्न भी हो सकता है। इसलिए केवल एक ही कसौटी से साहित्य को नापना उचित नहीं। केवल साहित्यिक कसौटी से ही साहित्य को नापना अथवा केवल समाजशास्त्री अथवा केवल मनोविज्ञानवादी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना मेरी दृष्टि में असंगत है, वह अंततः विघातक भी है। तो लेखक का ये पक्ष हमको ध्यान में रखना है कि लेखक केवल एक ही कसौटी से साहित्य को नापना उचित नहीं मानता, उसके हिसाब से अलग अलग शर्तों से साहित्य को मापना चाहिए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, लेखक साहित्य को केवल एक कसौटी से नहीं मापना चाहता, वह अलग अलग कसौटी से उसको मापना चाहता है। अगला जो शीर्षक है देखते हैं, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। नाम क्या है अगला शीर्षक का? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। इसमें यशराज नामक पात्र है जो ये भी काल्पनिक ही है। इसका फैक्ट देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट कि व्यक्तिगत ईमानदारी वह है
जहां लेखक वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्य तत्व का आविर्भाव उत्पन्न नहीं होगा। यही ना। तो लेखक का मित्र कह रहा है लेखक से। यशराज बीच में बोल उठा, मैं तो व्यक्तिगत। तो ये लेखक का कथन था, अब ये यशराज का कथन है। यशराज बीच में बोल उठा, मैं तो व्यक्तिगत ईमानदारी की बात कर रहा हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैं हिंदी की बात ही बोल सकता हूं। बहुत तेरी ऐसी कविताएं हिंदी में जो बिल्कुल फ्रॉड हैं, जिन्हें तुम नई कविता कहते हो, उनमें उसमें भी फ्रॉड की कमी नहीं है। तो इस शीर्षक में कहा है कि नई कविता में फ्रॉडबाजी चल रही है। तो दोस्तों, मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी हमने पढ़ी और आपको लगा होगा कि ये रचना बहुत ही कठिन है। वास्तव में इसको समझना बहुत कठिन है। इसके आलोचनात्मक जो कथन है या समीक्षात्मक जो पुस्तकें वो पढ़ेंगे तभी इसकी सही से व्याख्या हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाते। ठीक, तो इस क्लास को दोस्तों लाइक करना है, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना है, और अगली क्लास कौन सी रचना पर लेके आनी है कमेंट में आपको बताना है। यदि आप नेट जारे वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करो, मैं आपको नेट जारे वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।